बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार संभालते ही मुझे इल्म हुआ कि रियासत की तामीर और तरक्की का ढांचा 2005 के ज़लज़ले से भी बदतर हालत में है। तामीर और तरक्की के नाम पर बददियानती का बाज़ार गर्म था। रियासत की फ़लाह के लिए कोई प्रोग्राम मुझे किसी कागज़ पर भी नज़र नहीं आया। आगे वो कहते हैं, मेरी रियासत के नौजवानों से सवाल है कि जिन मुल्कों में जाने के लिए वो समुद्रों में गर्क हो जाते हैं, जिन्हें इन लीगल गैर कानूनी या समुद्रों के रास्ते किसी मुल्क में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो उन मुल्कों में क्या है जो हम में नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जमहूरियत की बात करते हुए ऐसे लगता है कि जमहूरियत हमें छू कर भी नहीं गुज़री और हम सिर्फ जमहूरी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। अगले पॉइंट में वो कहते हैं कि रियासत को तरक्की की राह पर गामज़ान करना है तो स्टेटस को तोड़ना होगा। इसका अमली काम मैंने यानी चौधरी अनवारुल हक साहब कहते हैं कि हमने शुरू कर दिया है। अगले पॉइंट में कि जब मैंने इक़्तिदार संभाला तो आपके तरक्याती बजट का जनाजा हर गली हर कूचे में पड़ा जा रहा था। फिर वो कहते हैं कि हर इंतखाबी हलके में जून तक 1 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी तरक्याती काम किए जाएंगे। महाजरीन की कॉलोनियाँ बनाऊंगा। मेरा बदतरीन मुखालिफ भी मुझ पर बरादरीज़म इलाकाईज़म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। फिर आगे वो फरमाते हैं कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और मुझे किसी किस्म की कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। उसी तकरीर में वो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी रहमत से, उसके करम से आया हूँ और जो मुझे लाया है वही मुझे ले जाएगा। चौधरी साहब ने जो अपनी इस अवामी इज्तिमा में बातें की, एक तो मुझे चौधरी साहब इस बात का जवाब दे दें, मुझे समझ नहीं आती कि 70 सालों से या जितना भी अरसा हुआ आज़ाद कश्मीर की जो कौमी असम्बली बनी है, नाम नहाद किस्म की बेस कैंप के नाम पे ये जो असम्बली है, जिसमें सवाए खर्चे के प्रोटोकॉल के कुछ नहीं होता। यहाँ पर हर एक ने यही कहा कि जब हम आए तो यहाँ पे तरक्याती नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ये मुल्क पूरे का पूरा ढांचा था। लेकिन चौधरी अनवारुल हक साहब के लिए ये बात कहना इसलिए भी अजीब है कि उन्होंने जब से वो आए हैं 1 साल उनका भी 20 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। 20 मार्च को 11 माह पूरे होंगे और 20 अप्रैल को 1 साल। तो उन्होंने कौन से ऐसे तरक्याती काम किए जिसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि मैंने 1 साल में बहुत तीर मारा। जिस स्टेटस को की वो बात करते हैं, हर एक आने वाला इसी स्टेटस को से शुरू करता है, इलाकाईज़म बरादरीज़म तहस्सुब से बात को शुरू करता है और फिर सबसे बड़ा अलमबरदार वो ख़ुद होता है जो ये कहता है कि हम इस बरादरी या इलाकाईज़म को ख़त्म करेंगे। आगे वो ये कहते हैं कि मेरी रियासत के नौजवान जिन मुल्कों में जाते हैं और रास्ते में समुद्रों में गर्क हो जाते हैं तो उन मुल्कों में क्या है। कुछ उन्होंने ख़ुद भी बताया, मैं भी बताता हूँ कि उन मुल्कों में इंसाफ है, मेरिट है, कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे रजीम चेंज नहीं होती सर, जमहूरी तरीके से हुकूमत बनती है। और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो आप ख़ुद आए हुए हैं, आप कौन से मेरिट पे आए हुए हैं कि आप किसी को बात करते हैं, आप कौन से अवामी मैंडेट से आए हुए हैं कि आप किसी को ताना देते हैं। आप तो एक रजीम चेंज की सूरत में इस मुल्क में इस आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर मुसल्लत किए गए और फिर आप दूसरों को ये कहें कि जी वो गलत है और आप सही हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को भी देख लिया करें। और अगर आगे चल के आपने ये कहा कि मैं किसी की बात नहीं सुनता, मुझे कोई डिक्टेट ना करे, या ये कहना कि मैं किसी के कहने पे बदल जाऊंगा, मैं जो हूँ वही हूँ और जो मुझे लाया है वही मुझे हटाएगा। चौधरी साहब, आप काबिल एहतराम हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख कर अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जानकर आप सिर्फ ये बात बता दें कि आप कैसे आए हैं, आपको कौन लाया है, क्या अल्लाह की मेहरबानी लाई है या आपको कहीं से मुसल्लत किया गया है। ये हमें कन्फर्म है पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि जो आपको लाए हैं वही आपको हटाएंगे। जब तक उनके साथ आप सही हैं तब तक आपको कोई छेड़ नहीं सकता।
اور جیسے ہی آپ نے ان کے ساتھ گڑبڑ کی تو آپ کی حکومت چلتی بنے گی، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ اللہ کی مہربانی سے لائے ہیں، یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پورے کا پورا مینڈیٹ چوری کر کے 80% کو چوری کر کے 20% اس 80% کے اوپر مسلط کر دیا گیا، تو کیا وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آئے ہیں؟ یہاں ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ اسی ڈنڈے کے زور پہ آئے ہیں۔ آگے آپ نے کہا کہ جمہوریت ہمارے ہاں چھو کر بھی نہیں گزری، یہ آپ نے بالکل سچ کہا، یہ بات اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نہ پاکستان نہ آزاد کشمیر، جمہوریت تو یہاں پر آئی ہی نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام پہ کھلواڑ کیے گئے، قانون کے نام پر کھلواڑ کیے گئے، آئین کے نام پر کھلواڑ کیے گئے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ بار بار سٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کیا سٹیٹس کو کی بات کرتے ہیں؟ آپ اسی منزل کے مسافر ہیں، آپ اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو سٹیٹس کو سے ہے، تو کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ سٹیٹس کو ختم کریں گے؟ آپ سٹیٹس کو نہ ختم کریں، آپ رہنے دیں، آپ صرف آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کو آٹا دے دیں۔ اس وقت آپ نے جو تعمیر و ترقی کے جتنے بڑے منصوبے کیے ہوئے ہیں یہ سارے واپس لے لیں، صرف آزاد کشمیر کی عوام کو آٹا، بجلی اور پانی، ان کی جو سہولیات زندگی ہیں، ادویات 1 نمبر، علاج کی، تھانہ کچہری میں انصاف، یہ دلوا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ مہاجروں کی کالونیاں بنائیں، آپ باقی جو آپ برادریزم بے شک کرتے رہیں، علاقائزم بے شک کرتے رہیں، یہ سارے کرتے رہے ہیں، آپ نے کر دیا تو کون سی کوئی نئی بات ہوگی؟ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آتا ہے وہ اپنی ہی سوچتا ہے اور اپنے گروپ کی ہی سوچتا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جو چودھری صاحب کی تقریر تھی اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ تکبر تھا، غرور تھا، اس کے اندر بدمعاشی تھی، اس کے اندر انہوں نے دھمکیاں دیں، یعنی کہ دھمکی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ میں ایسے ان کی بات مان کر ہٹ جاؤں گا تو نہیں ہٹوں گا، اور یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، مجھے جو لائے ہیں وہی مجھے ہٹائے گا، یعنی آپ کا اشارہ تو دوسری طرف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ صرف عوام کو آٹا دے دیں، عوام کو ادویات دے دیں، عوام کو تھانہ کچہری میں انصاف دلوا دیں، بجلی دلوا دیں، تعلیمی حالت جو ہے، جو نسل برباد ہو رہی ہے اس خطے کی، آپ اس کو ٹھیک کر دیں، پٹواری کے ظلم سے عام آدمی کو بچا دیں۔ چودھری صاحب آپ کی عوام مشکور ہوگی، اور آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ تو ہر کسی کی نہیں سنتے، کیونکہ آپ کو اوپر سے آئے ہیں، اور آپ خود بہت بڑے دانشور ہیں، آپ خود بہت بڑے تھنک ٹینک ہیں، آپ کو کوئی مشورہ دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آوارہ کتے بھونکتے ہیں، کیونکہ یہ بات خود آپ نے کہی ہے کہ روشن صبح کے مسافر آوارہ کتوں کے بھونکنے سے راستے تبدیل نہیں کرتے۔ چودھری صاحب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وزیر سے پوچھے، ریاست کے ہر شہری کا یہ حق ہے کیونکہ آپ سب ان کے ٹیکسوں سے ان کی سیلری آتی ہے، ٹیکسوں سے ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں، تو وہ یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی ریاست کا شہری پوچھتا ہے تو آپ اسے آوارہ کتے سے تشبیہ دیتے ہیں، تو ایسے تو یہ تو بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تضاد ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ میں اختیار دیتا ہوں فریڈم آف سپیچ کا، اور دوسری طرف جب کوئی بات کرے تو آپ اسے آوارہ کتا کہہ دیں۔ لیکن چلیں خیر، آپ بادشاہ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ سارے منصوبے واپس لے لیں، آپ سٹیٹس کو چھوڑ دیں، آپ یہ جو باقی جو کہتے ہیں کہ برادریزم، تعصب، علاقائزم، یہ بھی آپ کرتے رہیں، صرف اور صرف عوام کو اس آٹے کی لائن سے بچا دیں۔ جو آپ اگر دیکھ لیں کہ جب آٹا آتا ہے کسی بازار میں، کسی ڈیلر کے پاس، عوام پاگل کتوں کی طرح وہاں پہ پڑی ہوتی ہے، رش لگا ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ بجلی جاتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، بجلی مہنگی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، ادویات جعلی ملتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، صحت کی سہولت ناقص ترین ہے پورے آزاد کشمیر میں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں تو نسل برباد ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، یہاں پر تھانہ کچہری میں کس طرح سے ناانصافی ہو رہی ہے، FIR نہیں کرتی لوگوں کی، جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر بنائے جاتے وہ آپ کو نظر نہیں آتا،
पटवारी किस तरह से आम आदमी को लूट रहा है, छिल रहा है, उन्हें मजबूर और बेबस करके उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहा है, वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पे आम आदमी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता, वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पे आम आदमी के बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता, वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पर किसी का डोमिसाइल बनना इतना मुश्किल है जैसे कि आपसे मिलना मुश्किल है, वो आपको नज़र नहीं आता। फिर आप कौन से भाषण दे रहे हैं, फिर आप कौन सी बातें कर रहे हैं, फिर आप कौन सी तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं एक साल में क्या तीर मारता क्या न करता। या यहाँ पे जब आप आए तो 2005 के ज़लज़ले की तरह का ये ढांचा था, ये इतना भी तो झूठ ना बोलें। जिस तरह से पहले था, आपके 11 महीनों में एक रत्ती भर भी इस आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़र्क नहीं आया। हाँ, एक फ़र्क आया है कि उस बहू की तरह जो किसी साफ़ सुथरे घराने से उठकर किसी चौधरी के घराने में उसकी शादी हुई और 2-4 दिन उसे वो जो बाड़े थे भैंसों के, जानवरों के, उसके गोबर की उसे बू आती थी, लेकिन वो जब जाती अपने मैके तो ये कहती कि मैं बहुत बू आती है। 15-20 दिन के बाद जब वो वापस गई तो कहती है कि मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है, वो बू वहाँ से मैंने ख़त्म कर दी है। असल में उसने बू ख़त्म नहीं की थी, वो उस बू की आदी हो चुकी थी और अब उसे वो बदबू नहीं आती थी। आप भी इसी तरह से हैं कि आपको सब कुछ सही लगता है, आपको सब कुछ तरक्की ही तरक्की नज़र आती है, लेकिन आप किसी दिन पहले भी मैं आपके ऊपर 2-3 वीलॉग बना चुका हूँ, ये कह चुका हूँ कि आप एक दफ़ा अवाम के अंदर आकर अवाम के हालत देख लें, उसके बाद आप फ़ैसला करें कि आप ठीक थे या माजी की हुकूमत ठीक थी। हमें आपसे भी कुछ नहीं लेना देना, माजी में जो थे उनसे भी कुछ नहीं लेना, और आने वाले में के लिए भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी जब आएगा तो अपने स्टेटस को में ही फंसा रहेगा। आम आदमी उसी तरह से मुसीबत में, मुश्किल में रहेगा जैसे अभी है, जैसे माजी में था और आने वाले वक्त में भी रहेगा, क्योंकि इस हुकूमत, इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर हुकूमतें जमहूरी नहीं हैं, हुकूमतें अवामी नहीं हैं, हुकूमतें खित्ते की खिदमत के लिए नहीं हैं, हुकूमतें आज़ादी की तहरीक के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक घोंसला है, सबको पता है, लेकिन आप ऐसे ही बेवकूफ़ सबको ना बनाएं। अब आवाम बेवकूफ़ नहीं बनती, सिर्फ आप आवाम को छोटी छोटी जो सहूलियात हैं आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, वो उनमें उनके लिए आसानी कर दें। बाकी आपके इंशाअल्लाह हम गुन गाएंगे। वजह जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।